नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक लड़की की चीख एक दो कमरों के मकान में गूंज रही थी। ए तरुण, कस के पकड़ इसे, साली, ये बचकर नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर एक अधेड़ आदमी उस लड़की के गाल पे तमाचा मारता है। तमाचा पड़ते ही वो लड़की सीधा जमीन पे जा गिरी और उसके मुंह के किनारों से खून निकलने लगा। तभी जिस आदमी ने ये तमाचा उसके गाल पे मारा था वो वहसियत भरी नजरों से उस लड़की के ऊपर झुकते हुए बोला, साली, तू अब बच के कैसे जाती है, मैं देखता हूँ। तेरे ऊपर तो बहुत दिनों से मेरी नजर थी, आज जाकर तू मेरे हाथ लगी है। आज तुझे मेरे हाथों से खुद ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो राक्षसों की तरह हंसने लगा। उसे इस तरह देख वो लड़की बहुत बुरी तरह डर गई और वो अपने दोनों हाथों को जोड़ रोते हुए उस हैवान से भीख मांगते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जिस पर वो आदमी हैवानियत से बोला, तुझे जाने दूं? अगर मैं तुझे जाने दूंगा तो मैं मजे किसके साथ करूंगा? देख, अगर तू ज्यादा फड़फड़ाएगी तो तुझे मैं और ज्यादा कर पाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, सीधे सीधे मान जा। इससे तुझे भी ज्यादा दर्द नहीं होगा और मेरा भी काम हो जाएगा। उसकी ये बात सुन वो लड़की और भी ज्यादा डर गई और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस लड़की की बुरी किस्मत की उसके पीछे होते ही उस आदमी के साथी द्वारा वो रोक ली गई। तभी वो आदमी उसके ठीक सामने पहुंचा और फिर उसने उसके टॉप को कस के पकड़कर उसे झटके में खींच उसे उसके शरीर से फाड़ कर दूर फेंक दिया और उसे बालों से खींचते हुए वहां बने एक कमरे के अंदर ले जाकर बिस्तर पर पटक देता है। उस लड़की को बिस्तर पर पटकते ही वह आदमी उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो लड़की जोर से चिल्लाए, न, नहीं, आ। लेकिन उस लड़की की चीखें तो जैसे उस हैवान को सुकून पहुंचा रही थी। वो उस लड़की के चिल्लाने चीखने पर कोई ध्यान न देते हुए उस पे अपने शरीर का पूरा भार डाल के उसे बुरी तरह नोचने खरोचने लगा। वो लड़की चीखती चिल्लाती रही, उसे उस राक्षस से बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। ना जाने वो हैवान कब तक उस लड़की के शरीर के साथ जबरदस्ती करता रहा, और जब वो उसके ऊपर से हटा तब तक उस लड़की की आंखें बंद हो चुकी थी और अब भी उसके मुंह के किनारों से खून बह रहा था और उसकी नग्न बॉडी बेजान लाश बनकर जमीन पर पड़ी हुई थी। वो आदमी अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हुआ और एक नज़र भर उस लड़की को देखकर जमीन से अपने कपड़े उठाकर उन्हें पहना और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसका असिस्टेंट उसके पास आया। तभी वो आदमी उसे कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तरुण, उस लड़की की लाश को ठिकाने लगा देना, साली बहुत कमजोर थी, मेरा मजा पूरा होने से पहले ही मर गई। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। वहीं उसका असिस्टेंट उसका ऑर्डर मानते हुए उस लड़की की लाश को कमरे से बाहर ले आया। उस लड़की की बॉडी में इस समय एक भी कपड़ा नहीं था और उसका पूरा शरीर काटने और खरोचने के निशानों से भरा हुआ था जिनसे अब भी खून निकल रहा था। उस लड़की की लाश को देख किसी का भी दिल दहल जाए, उसकी ऐसी हालत हो रखी थी। तरुण उसे एक नज़र देखता है और फिर एक केरोसिन तेल का जार लेकर उस लड़की की बॉडी के साथ पूरे घर में वो तेल छिड़क देता है और फिर उस लड़की के साथ साथ पूरे घर को भी आग लगा देता है। नहीं, इतना कहते हुए एक 25 साल के नौजवान की आंखें खुलती हैं। उसका पूरा शरीर इस समय पसीने से भीगा हुआ था। वो लड़का अपने बेड पर उठकर बैठ गया और साइड टेबल से पानी के बोतल को उठा, उसका पूरा पानी एक ही सांस में पीकर गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बोला, आज फिर वही सपना, इतने साल बीत गए उस हादसे को, लेकिन उस लड़की की चीखें मुझे आज भी सोने नहीं देती। खुद से इतना कहते हुए वो अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को पोंछ बेड से उतर शावर लेने चला गया और कुछ देर बाद तैयार हो वहां से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो व्यक्ति एक बड़े से सिंहासन नुमा सोफे पर चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठे हुए था। तभी एक ब्लैक सूट पहने आदमी उसके सामने सर झुकाते हुए बोला, बॉस, उन लोगों का क्या करना है? उसका सवाल सुन उस नौजवान के चेहरे के भाव अचानक ही बेहद क्रूर हो गए, जिसके साथ वो उस व्यक्ति की तरफ देख उससे बोला, जय, इतने साल हो गए हैं तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए, क्या मुझे तुम्हें अभी बताने की जरूरत है कि उन लोगों के साथ क्या करना है? उसका ऐसा जवाब सुन जय उस आदमी का जवाब समझ एक बार फिर उसके सामने अपना सर झुकाते हुए वहां से निकल गया। कुर्सी पे बैठा हुआ ये हैंडसम नौजवान कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का मशहूर माफिया किंग रघुवीर सिंह राठौर था, जिसे लोग आरवी के नाम से भी जानते थे। वैसे तो रघुवीर पेशे से अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था और किसी हैवान से कम नहीं था, लेकिन वो मासूम और पीड़ितों के लिए किसी देवता से कम नहीं था। उसके दरवाजे पे आज तक जो भी न्याय मांगने आया उसे आरवी ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा था। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वैसा ही आरवी के साथ भी था। वो लोगों के लिए जितना दरियादिल था, अपने दुश्मनों के लिए उतना ही कठोर पत्थर दिल और हैवान किस्म का था। अगर कोई कभी भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करता तो वो उसे इतनी भयानक मौत देता जिसे देखकर किसी की भी आत्मा कांप जाए।
उसके बारे में यह बात बहुत ज़्यादा फेमस थी कि उसने 3 साल पहले अकेले ही एक ही रात में कालरा गैंग का सफाया कर दिया। उस समय कालरा गैंग लोगों के दिलों में एक खौफ का नाम हुआ करती थी और उस गैंग के लीडर ऋषभ कालरा को लोग हैवानों का सम्राट कहा करते थे। 3 साल पहले उनके गैंग ने एक नाबालिग लड़की का रेप करके उसे बेरहमी से जला डाला था और जब इंसाफ के लिए उसके घर वाले रघुवीर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी सारी बात सुनकर रघुवीर उस रात किसी मौत के शैतान में बदल गया था और उसने उस रात मौत का ऐसा तांडव मचाया कि आज तक वह घटना सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। उस रात रघुवीर ने अकेले ही 500 से अधिक कालरा गैंग के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था और उन सब के बॉस ऋषभ कालरा को वह अधमरी हालत में बिना किसी कपड़े के पीड़ित लड़की के घर वालों के सामने लेकर आया और सभी लोगों के सामने उसे आग में जिंदा ही जला दिया था। उसी दिन से लोगों के दिल में रघुवीर की इमेज इंसाफ के देवता की बन गई। वैसे तो कहने के लिए वह अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था और कोई भी उसके सामने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में आज तक रघुवीर ने किसी मासूम पर अत्याचार नहीं किया था और अगर उसे पता चला कि कोई मासूम पर अत्याचार कर रहा है तो चाहे वह लोग आरवी के ही लोग क्यों ना हो, आरवी उन्हें ऐसी बेरहम मौत देता कि उसे देख खुद मृत्यु के देवता यमराज तक कांपने पर मजबूर हो जाते थे। रघुवीर इस समय अपने सिंहासन नुमा सोफे में बैठा हुआ था कि तभी एक 17 से 18 वर्ष का लड़का खुशी से चहचहाते हुए सीधे उसके गले आकर लग जाता है और मुस्कुराते हुए उसके गालों पर एक किस करके बोला, गुड मॉर्निंग बिग ब्रो। उस लड़के की मुस्कान ऐसी थी जो किसी भी लड़की के दिल को अपने वश में कर सकती थी। वह लड़का देखने में बेहद ज्यादा हैंडसम था, उसकी वह गहरी आंखें किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रघुवीर सिंह राठौर का छोटा भाई शिवांश सिंह राठौर था। अपने छोटे भाई की हरकत देख रघुवीर उसे घूर कर देखकर बोला, शिव मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे इस तरह की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। रघुवीर थोड़ा कड़क लहजे में शिवांश से बोला। अपने बड़े भाई की डांट सुनकर भी शिवांश के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह एक बार फिर से उसे गले लगाते हुए बोला, ओफो भाई आप भी ना, जब देखो तब किसी राक्षस की तरह बने रहते हो। मैं आपका छोटा भाई हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हो जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। देखो मैंने आपको कितने प्यार से विश किया और उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैं आपका भाई ही नहीं हूँ। अपनी आखिरी लाइन कहते हुए शिवांश अपना चेहरा बेहद मासूम बना लेता है और अपनी आंखों में झूठे मूठे आंसू तक ले आता है। अपने छोटे भाई का ऐसा नाटक देखकर रघुवीर उसे दोबारा घूरते हुए बोला, शिव तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी मुझे अपनी ऐसी बचकानी हरकतों से काबू कर लोगे? भूलो मत, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारी सभी हरकतों से वाकिफ हूँ कि तुम कितने बड़े नौटंकीबाज हो। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर शिवांश एक प्यारी सी मुस्कान उसे पास करते हुए बोला, क्या भाई, मैं जानता हूँ आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन भाई क्या अपने छोटे भाई के सामने भी इतना अकड़ू बना रहना आपको शोभा देता है? अपने छोटे भाई की आखिरी लाइन सुनकर रघुवीर उसे एक बार फिर घूर कर देखता है। अपने बड़े भाई को ऐसे घूरते हुए देख शिवांश अपने दांतों तले अपनी जेब दबाते हुए बोला, क्या यार मैंने भी किस देवल के सामने कह दिया ये सब? भाई को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। खुद से इतना कहते हुए शिवांश तुरंत अपनी बातों को सुधारते हुए बोला, भाई मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या घर में भी ऐसे ही एकडू बना रहना जरूरी है? लेकिन उसने अभी अपना ये शब्द कहा ही था कि उसे एहसास होता है उसका बड़ा भाई उसे बड़े ही गुस्से में घूरे जा रहा है, जिसे देख उसके चेहरे के पसीने छूटने लगते हैं और वह खुद को ही कोसते हुए बोला, हे भगवान ये सवेरे सवेरे आप मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? मेरी जुबान से आज आखिर मेरे दिल की बातें बाहर क्यों निकल रही है? भाई को तो देखो, वह तो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मुझे अभी जिंदा ही जला देंगे। खुद से इतना कहते हुए शिवांश अपने मुंह में आए थूक को निगलते हुए बोला, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो इतना गुस्सा कर रहे हैं जैसे मुझे अभी मार डालेंगे। इतना कहकर वह रघुवीर को एक नज़र देखता है तो वह अब भी उसे गुस्से से ही घूरे जा रहा था। ये देखकर शिवांश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फटाफट बोलने लगता है, भाई अगर आप ऐसे ही मुझ पर गुस्सा करते रहे ना तो मैं अपने आप को ही श्राप दे दूंगा कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी भाभी ना मिले, फिर रहना आप पूरी उम्र अकेले। रघुवीर जब अपने छोटे भाई की यह बात सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है जिसे वह तुरंत छुपा देता है और अपने छोटे भाई की तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोला, शिव तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो? अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर शिवांश अपनी एक आंख खोल अपने बड़े भाई की तरफ देखने लगा। उसे ऐसा करते हुए देख रघुवीर एक बार फिर अपना चेहरा सख्त बनाकर उससे बोला, चलो अब नाटक करना बंद करो।
अगर तुमने अब और नाटक किया तो आज जो हमारे कुक ने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है उसे मैं सारे स्टाफ में बंटवा दूंगा और फिर तुम्हें खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिलेगा। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर शिवांश हिरानी से अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए बोला, भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है ना मैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट किसी के साथ भी बांटना पसंद नहीं करता। इतना कहकर उसने अपना मुंह फुलाकर एक तरफ मोड़ लिया। अपने छोटे भाई को ऐसा करते हुए देख रघुवीर अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और वह हंसते हुए अपने छोटे भाई के सर पर अपना हाथ प्यार से फिराकर बोला, चल चल अब बहुत हुआ, आज के लिए इतना नाटक काफी है, चल अब साथ में चलकर नाश्ता करते हैं। रघुवीर को इतने प्यार से अपने सर पर हाथ फेरते हुए महसूस कर शिवांश के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और वह भी अपने बड़े भाई को कसकर गले लगाते हुए बोला, बस भाई मैं यही तो देखना चाहता था आपके चेहरे पर, आपको पता है आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे अपने बड़े भाई का चेहरा ऐसा ही पसंद है, खड़ूस गुस्सैल टीचर के जैसा, बिल्कुल नहीं मेरे केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर की तरह। उसकी बात सुनकर रघुवीर के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और वह भी अपने छोटे भाई को गले लगाकर बोला, तू भी ना छोटे, हमेशा बच्चे का बच्चा ही रहेगा। वहीं गेट पर खड़ा जय जो अभी कुछ देर पहले ही वापस आया था, वह इन दोनों भाइयों के बीच के बॉन्ड और उनके प्यार को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे यह बात काफी अच्छी से पता थी कि उसका बॉस अपने छोटे भाई को अपनी जान से भी अधिक प्यार करता था और वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहता था। रघुवीर के लिए उसका भाई उसकी जान था और अगर किसी ने उसके भाई को गलती से एक खरोच भी पहुंचा दी तो रघुवीर उसके पूरे परिवार तक को राख कर देता था। उन दोनों भाइयों के इस प्यार को देख जय एक मुस्कान के साथ बोला, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि हमारे बॉस और उनके छोटे भाई के बीच का ये बॉन्ड हमेशा ऐसा ही बना रहे और सारी जिंदगी ऐसे ही हंसते रहे, इनके ऊपर कभी किसी की बुरी नजर ना पड़े। मैंने सालों तक अपने बॉस को वह दुख तकलीफ और दर्द झेलते हुए देखा है, मैं दोबारा उन्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। ये सब कहते हुए जय अतीत की कुछ यादों में खो गया जो शायद रघुवीर अपनी जिंदगी में दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर की नजरें भी दरवाजे पर खड़े जय के ऊपर पड़ी और जय को देखते हुए रघुवीर उससे बोला, क्या तुम्हें वहीं पर खड़ा रहना है या फिर तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट के लिए चल रहे हो? रघुवीर के इतना कहते ही शिवांश भी दरवाजे पर खड़े जय की तरफ अपनी निगाहें मोड़कर उसे देखने लगा। वहीं रघुवीर का सवाल सुनकर जय अपने ख्यालों से बाहर आया और रघुवीर की तरफ देखते हुए बोला, बॉस एमिल अरुण राज आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जय के इतना कहते ही रघुवीर उसकी तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, उन्हें बैठने को कहो, मैं आ रहा हूँ। रघुवीर का जवाब सुनकर जय जी बॉस कहकर वहां से निकल गया। जय के वहां से जाते ही रघुवीर अपने छोटे भाई की तरफ देखकर उससे बोला, शिव तू ब्रेकफास्ट करने के लिए जा, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वह भी जय के पीछे पीछे जाने लगा। वही शिवांश अपने भाई को जाते हुए देखकर सिर्फ अपना सर हिलाता है और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। एक बड़े से कमरे के अंदर एक 40 से 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी खादी के कपड़े पहने हुए एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके आसपास 5 से 10 काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे। उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर इस समय घमंड भरे भाव बने हुए थे, जिसके साथ वह वहां पर काम कर रही एक सर्वेंट से बोला, ए लड़की यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल जा मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ। उसके ये शब्द सुनकर काम कर रही सर्वेंट को काफी बुरा लगा, लेकिन वह इसके बावजूद भी जी सर कहकर वहां से जाने लगी। लेकिन वहां से जाते हुए भी उस सर्वेंट के चेहरे पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए घिन भरे भाव थे। लेकिन फिर भी वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के कुछ ही देर बाद वह अधेड़ उम्र का आदमी एक सर्वेंट की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, क्या रे तुम लोगों ने अब तक आरवी को बताया नहीं कि मैं आया हुआ हूँ? जिसके जवाब में वह सर्वेंट अपना सर झुकाते हुए बड़ी ही शालीनता के साथ उससे बोला, सर आप कुछ देर इंतजार कीजिए, जय सर बॉस को इन्फॉर्म करने गए हैं। उसका जवाब सुनकर वह अधेड़ उम्र का आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और अपने पैर पटकते हुए बोला, वह आरवी खुद को समझता क्या है जो मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए बैठा रखा है? मैं कोई सब ऐसा आदमी नहीं, इस एरिया का एमएलए हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं एक ही रात में इस आरवी को मिट्टी में मिलाकर इसके जैसे 4-5 और गुंडे खड़े कर दूंगा। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि इस एरिया का एमएलए था अरुण राज। पॉलिटिक्स में आने से पहले अरुण राज एक छोटा मोटा गैंगस्टर हुआ करता था और कई बार जेल की सैर भी कर चुका था। उसके खिलाफ आज भी एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली और मारपीट के ऐसे कई सारे केस दर्ज थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी गवाही या सबूत न होने के कारण पुलिस डिपार्टमेंट उसके खिलाफ केस तक दर्ज नहीं करता था। एक बार एक पुलिस वाले ने अरुण राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी, जिससे गुस्सा होकर अरुण राज ने उस पुलिस वाले को घूसखोरी के नकली इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा दिया था।
अरुण राज इस समय गुस्से से सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर लगातार अपने पैर को हिलाते हुए बड़े ही घमंड से बैठा हुआ था। कुछ ही देर में वह सर्वेंट अरुण राज के लिए एक चाय लेकर आ गई और चीनी मिट्टी के केतली के सहारे उसके लिए कप में चाय डालने लगी। लेकिन तभी अरुण अचानक उस सर्वेंट का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस सर्वेंट ने तुरंत इस बात को नोटिस कर लिया और वह उससे तुरंत ही दूर हो गई। इसके बाद उसने बड़े ही आदर से उसके सामने सर झुकाया और बोली, सर आपकी चाय। अरुण ने लड़की की इस हरकत को देख लिया और फिर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख अपनी जीभ अपने होठों पर फिराते हुए बोला, लगता है चाय काफी मीठी होने वाली है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उस सर्वेंट का मन तो कर रहा था कि वह अरुण को यहीं पर जान से मार डाले, लेकिन वह एक छोटी सी सर्वेंट होने के कारण ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह अपना गुस्सा पी गई और एक बार फिर से अरुण को अपनी घिन भरी नजरों देखकर वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही अरुण अपने एक आदमी को लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, पता करो ये लड़की कहाँ रहती है और यहाँ से कब फ्री होती है। मेरा दिल आ गया है इस लड़की पर, अब तो इस लड़की के मखमली जिस्म को चक्कर ही मेरा ये दिल शांत होगा। अरुण का ऑर्डर पाते ही वह व्यक्ति जी सर कहता है और फिर दोबारा सीधा हो गया। वहीं वह सर्वेंट कुछ आगे पहुंचकर अपने साथ ही दूसरी सर्वेंट से बोली, कितना कमीना है यह आदमी, न जाने लोग ऐसे कमीने लोगों को इलेक्शन में वोट ही क्यों देते हैं। उस सर्वेंट की यह बात सुनकर उसके पास खड़ी सर्वेंट उससे सवाल करते हुए बोली, क्या हुआ जेनी, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। जिस पर वह जेनी नाम की सर्वेंट जवाब देते हुए बोली, ये कमीना एमएलए मुझे गलत ढंग से छूने की कोशिश कर रहा था और मुझे गंदे गंदे इशारे भी कर रहा था। जी तो चाहता है इसे जान से मार डालूं। अगर यह यहाँ गेस्ट बनकर नहीं आया होता तो मैं इसे बताती कि एक लड़की के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। जेनी की बात सुनकर उसकी साथी सर्वेंट को भी अरुण राज पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर वह जेनी को शांत करते हुए बोली, शांत हो जा जेनी, इस जैसे कमीने इंसान को हमारे बॉस ही संभाल सकते हैं। वह इसे अच्छी से समझा देंगे कि अगर उनके साम्राज्य में जिंदा रहना चाहता है तो कैसे रहना है। उसकी यह बात सुनकर जेनी भी थोड़ा शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अरुण राज के लिए घिन भरे भाव लगातार बने हुए थे। वहीं अरुण धीरे धीरे अपनी कॉफी को पीने लग गया था। तभी एक बेहद हैंडसम 3 पीस सूट पहना हुआ व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए उस हॉल के अंदर आया। उस इंसान के चारों तरफ से इस समय एक खूंखार ऑरा निकल रहा था, जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। साथ ही साथ उसकी वह हैंडसम पर्सनैलिटी जो उस पर 4 चांद लगा रही थी। रघुवीर की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि अगर वह किसी फेमस मॉडल के सामने भी खड़ा हो जाए तो वह मॉडल उसके सामने पानी भरने लगे। रघुवीर धीरे धीरे चलते हुए किसी सम्राट की तरह सीधा अरुण राज के सामने वाले सोफे पर महाराजाओं की तरह आकर बैठ गया और अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ते हुए बिना किसी भाव के अरुण राज की तरफ अपनी एक भौं उठाकर देखते हुए बोला, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। अरुण को रघुवीर का ऐसा एटीट्यूड देखकर उसके ऊपर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करते हुए मुस्कुराकर रघुवीर से बोला, हाँ आरवी मैं तुमसे ही मिलने आया था। उसके इतना कहते ही रघुवीर उससे सवाल करते हुए बोला, बोलो क्या काम था। रघुवीर को खुद से इस तरह से बात करते हुए देखकर अरुण राज बड़ी मुश्किल से खुद को शांत कर पा रहा था, लेकिन फिर अपने गुस्से को दबाते हुए उसने एक गहरी सांस ली और रघुवीर से बोला, आरवी तुम्हारे लोगों ने गलती से कल मेरे कुछ आदमियों को उठा लिया था, उन्हें छोड़ दो, वह सभी मासूम हैं। अरुण राज की यह बात सुनते ही रघुवीर उसे घूर कर देखने लगा और फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अरुण राज तुम जिन्हें मासूम कह रहे हो उन लोगों ने एक बूढ़े कपल के साथ मारपीट की है और दोनों को बुरी तरह घायल करके उनके प्रॉपर्टी के पेपर पर जबरन कब्जा कर लिया है। जिस पर अरुण राज मुस्कुराते हुए रघुवीर से बोला, आरवी तुम्हें पता है कि इस फील्ड में ये सब बड़ा ही नॉर्मल है, तुम खुद इसी फील्ड से हो तो तुम्हें तो ये सब पता ही होगा। और जहां तक रही मारपीट करने की और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की बात, तो मैं उन लोगों से बोलकर उन बूढ़े कपल को एक अच्छा मुआवजा दिला दूंगा। उन लोगों को वह प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, इसीलिए शायद उन लोगों ने अपनी नादानी में उस बूढ़े कपल के साथ ऐसा कर दिया। इतना कहकर वह रघुवीर की तरफ जमीन से एक सूटकेस बढ़ाते हुए बोला, इसमें उस प्रॉपर्टी की आधी कीमत है, तुम उन बूढ़े लोगों को ये बैग दे देना, बाकी तुम्हारा हिस्सा मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। चलो फिर अब मैं अपने आदमी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह खड़ा होने ही लगा था कि तभी रघुवीर वह पैसों का बैग उसकी तरफ धकेलते हुए बोला, ये बैग उठाकर अपने उन लोगों के परिवार वालों को दे देना। वह लोग जीते जी तो उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन उनके मरने के बाद ये पैसे उनके परिवार वालों के जरूर कुछ काम आ जाएंगे। और रही उस बूढ़े कपल की प्रॉपर्टी की बात, तो वह प्रॉपर्टी तो उन्हें वापस मिलकर ही रहेगी, चाहे वह लोग सीधे ढंग से उसे वापस करें या फिर मुझे अपने तरीके अपनाने पड़े।
इतना कहकर रघुवीर अपनी ही जगह पर बैठे हुए ही अरुण राज को वहां से जाने का इशारा करते हुए बोला, दरवाजा उधर है, तुम जा सकते हो। रघुवीर को इस तरह खुद को बेइज्जत करते हुए देख अब अरुण राज से सहन नहीं होता और वह रघुवीर पर चिल्लाते हुए बोला, आरवी तुम खुद को क्या समझते हो, तुम सिर्फ एक गुंडे हो और मैं इस एरिया का एमएलए। अगर मैं चाहूँ ना तुझे एनकाउंटर में मरवा सकता हूँ और कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं होगा कि मैंने तुझे मारने के ऑर्डर क्यों दिए। उल्टा तुझे मारने पर तो मुझे लोगों का और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा कि मैंने एक अपराधी को खत्म करवा दिया। इसीलिए अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, चुपचाप मेरे आदमियों को रिहा कर, वरना इसका अंजाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी एक मुक्का सीधे उसके चेहरे पर आकर लगा। यह मुक्का इतना जोर का था कि अरुण राज जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था वह उस कुर्सी के साथ ही पीछे की तरफ जमीन पर गिर गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। अरुण राज पर हमला होते हुए देख उसके साथ आए हुए उसके बॉडीगार्ड तुरंत अपनी अपनी गन निकाल कर रघुवीर के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अभी इतना किया ही था कि अचानक बैंग 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 की आवाज के साथ कई राउंड गोलियां चली और सीधा उन सभी बॉडीगार्ड्स के हाथों पर आकर लगी जिससे उन्होंने रघुवीर के ऊपर गन पॉइंट की हुई थी। वह लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक खूंखार सा दिखने वाला व्यक्ति उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और बिना एक भी पल गवाए उनके ऊपर एक के बाद एक हमले करने लगा, जिससे वह सभी कुछ ही पल में जमीन पर धराशायी होकर गिर गए और उन सभी के भी नाक मुंह से इस समय खून की धाराएं निकलने लगी। जय जिसने उन सभी का ये हाल कर दिया था वह उन सभी को घायल करने के बाद रघुवीर के पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी एमएलए अरुण राज गुस्से से अपने मुंह को साफ कर खून को थूकते हुए बोला, आरवी तुझे अपनी आज की हरकत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझ पर हाथ उठाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसके चेहरे पर रघुवीर का जूता आ गया, जिसके साथ वह उसके चेहरे को जमीन पर अपने जूते के सहारे मसलते हुए बेहद खौफनाक ढंग से बोला, अंजाम की चिंता वह करते हैं अरुण राज जिन्हें मौत का खौफ होता है। मैं आरवी राठौर हूँ, मौत भी मुझसे खौफ खाती है और तू मुझे अंजाम की धमकी दे रहा है। तुझे क्या लगा कि मैं कोई गली नुक्कड़ का छोटा मोटा गुंडा हूँ जो तेरे एक बार कहने पर ही तेरे आगे पीछे दुम हिलाने लगूं। मैं रघुवीर सिंह राठौर हूँ जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड भी खौफ खाता है और तू मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। लगता है तू अपनी जिंदगी से थक चुका है जो मौत को गले लगाने के लिए मुझे ये सब बोलने की हिम्मत कर रहा है। इतना कहकर रघुवीर ने उसके चेहरे पर एक किक मारकर उसे दूर गिरा दिया और जय की तरफ देखकर बोला, इस कचरे को मेरे घर से बाहर फेंको। मुझे ये कचरा दोबारा अपने घर में दिखना नहीं चाहिए, वरना इसके अंजाम के लिए तुम तैयार रहना। रघुवीर ने ये सब इतने डरावने ढंग से कहा था कि जय भी एक पल के लिए सहम गया था, लेकिन फिर वह तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए जी बॉस में जवाब देता है और फिर अपने लोगों के सहारे अरुण राज और उसके साथियों को ले जाकर घर से बाहर सड़क पर फेंक देता है। अरुण राज और उसके बॉडीगार्ड्स की हालत इस समय बहुत बुरी हो रखी थी। वहीं उनकी गाड़ियों में बैठे उनके ड्राइवर जब उन लोगों की ऐसी हालत देखते हैं तो वह लोग एक पल के लिए तो हैरान रह गए। लेकिन तभी उन लोगों के सामने रघुवीर का असिस्टेंट जय आते हुए बोला, इन सभी को लेकर यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ, वरना तुम लोगों की भी हालत में ऐसी ही कर दूंगा। जय की धमकी सुनकर वह सभी लोग घबरा गए और वह लोग तुरंत अरुण राज और उसके बॉडीगार्ड्स को गाड़ियों में भरते हैं और वहां से तेजी से निकल जाते हैं। वह लोग जय के बारे में अच्छी से जानते थे कि अगर जय कोई बात कहता था तो वह उसे करके भी दिखाता था। उन्हें भला कौन सा शौक था कि वह अपनी हालत अरुण राज और उसके बॉडीगार्ड जैसी करवा लें। अपनी कार में बैठा हुआ अरुण राज इस समय गुस्से से खौल रहा था, जिसके साथ वह रियर व्यू मिरर से रघुवीर के बंगले को देखते हुए गुस्से के साथ बोला, आरवी राठौर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मुझ पर हाथ उठाकर, इसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। इतना कहते हुए वह अपने चेहरे के घाव पर हाथ लगाता है तो उसे तेज दर्द का अनुभव होने लगा, जिसे महसूस करते ही वह गुस्से में आगे बोला, बहुत प्यार है ना तुझे अपने छोटे भाई से, तेरी इस गलती की सजा अब तेरा छोटा भाई भुगतेगा। अब देख मैं तुझे कैसे दर्द से तड़पने पर मजबूर कर देता हूँ। अगर मैंने तुझे खून के आंसू ना रुला दिए तो मेरा नाम भी अरुण राज नहीं। इतना कहते हुए अरुण राज ने तुरंत अपना फोन निकालकर एक नंबर पर कॉल मिलाया और दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही गुस्से से बोला, आरवी राठौर के छोटे भाई की सारी डिटेल निकालो, वह कौन से कॉलेज में पढ़ता है और कितने बजे कॉलेज से निकलता है, निकलते वक्त उसके साथ और कौन कौन होता है, सब कुछ पता करो और मौका देखकर उसे खत्म कर देना। वहीं दूसरी तरफ जो भी व्यक्ति था वह उससे इसके जवाब में कुछ कहता है, जिसके बाद वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं उसके कॉल डिस्कनेक्ट करते ही उसका पर्सनल असिस्टेंट जो अभी अभी आया था वह घबराहट के साथ अरुण के सामने सर झुकाकर बोला, सर यह आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सर अगर आपकी यह
बात आरवी को पता चल गई तो वह आपको आपके पूरे परिवार के साथ ही जिंदा जला देगा। जिस पर अरुण राज अपने पर्सनल असिस्टेंट के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारते हुए गुस्से के साथ उस पर चिल्ला कर बोला, मैंने तुझसे पूछा नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, जो तू मुझे अपनी राय देने की कोशिश कर रहा है। मैं अरुण राज हूँ, इस एरिया का एमएलए, और उस 2 कौड़ी के गुंडे आरवी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। लगता है वह भूल गया है कि मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या करता था, मुझे उसे उसकी औकात दिखानी है हर हाल में। इतना कहकर वह अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरफ गुस्से से देखते हुए आगे बोला, और रही बात उस तक ये बात जाने की, मेरे तुम्हारे और मेरे आदमियों के अलावा ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर यह बात लीक हुई तो मैं तुझे ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने आदमियों पर विश्वास है, वह अपना मुंह हमेशा बंद रखेंगे चाहे वह पकड़े ही क्यों न जाए। रही बात तेरी, अगर तूने अपना मुंह खोलने की भी कोशिश की ना, तो तेरी भी एक जवान बेटी है ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी बेटी रातों रात कहाँ गायब हो गई, फिर ढूंढते रहना दुनिया भर के कोठों में उसे। अरुण राज की धमकी सुनते ही उस असिस्टेंट का पूरा चेहरा घबराहट के मारे पसीने से भर उठा, जिसके साथ वह घबराहट भरे स्वर में बोला, सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं इस बात को बाहर नहीं जाने दूंगा, पर प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। वहीं उसे इतना घबराते देख अरुण राज के चेहरे पर हैवानियत भरे भाव आ गए थे, जिसके साथ वह रियर व्यू मिरर से रघुवीर के बंगले की तरफ किसी खूंखार दरिंदे की तरह देखते हुए बोला, आरवी अब तुझे पता चलेगा अरुण राज क्या कर सकता है और उसे नाराज करने पर क्या हश्र हो सकता है। इतना कहते हुए वह दरिंदों की तरह हंसने लगा। वहीं उसकी कार तेजी से वहां से चली गई। दूसरी तरफ रघुवीर इस समय अपने छोटे भाई के साथ अपनी कार की पिछली सीट में बैठा हुआ था। वहीं जय इस समय ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग कर रहा था। कार की पिछली सीट पर बैठा शिवांश रघुवीर से नाराज होते हुए बोला, भाई मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे अब भी खुद कॉलेज ड्रॉप करने आ रहे हैं। मैं अब 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं अकेला जा सकता हूँ भाई। उसकी यह बात सुनकर रघुवीर उसे शांति से बिना किसी भाव के जवाब देकर बोला, शिव चाहे तू उम्र और हाइट से बड़ा हो गया है, लेकिन तू अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि तुझे अकेले जाने दिया जाए। और रही बात मेरे तुझे ड्रॉप करने की, तो तुझे इसका जवाब पता है, मेरा ऑफिस तेरे कॉलेज के ही रास्ते में पड़ता है। इस पर शिवांश कुछ कह पाता कि तभी अचानक जय कार में ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से रघुवीर और शिवांश को एक जोर का झटका लगा, जिसकी वजह से रघुवीर गुस्से से जय को घूरते हुए बोला, क्या तुम और जीना नहीं चाहते। जिस पर जय घबराहट के साथ रियर व्यू मिरर में देखने लगा, जिसके जरिए इस समय रघुवीर उसे जानलेवा ढंग से घूरे जा रहा था। रघुवीर की ऐसी नजरें खुद पर देख जय बुरी तरह से कांपने लगा और घबराहट के साथ सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, बॉस वह सामने। उसने अभी इतना कहा ही था कि रघुवीर की नजरें भी सामने की सड़क पर पड़ती है, जहां एक चोर एक बूढ़े आदमी का पर्स लूटकर उसे सड़क पर धक्का देकर वहां से भागने लगा। उसके ऐसा करने की वजह से बूढ़ा व्यक्ति मरते मरते बचता है और आसपास के सभी लोग बूढ़े व्यक्ति को चोट लगने से बचाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ियां रोक लेते हैं। अपने सामने का नजारा देखते ही रघुवीर जय को ऑर्डर देते हुए बोला, जय पकड़ो उसे। रघुवीर के इतना कहते ही जय बिना देरी किए ड्राइविंग सीट से निकलकर तेजी से चोर की दिशा में भागने लगा। वहीं रघुवीर बैक सीट का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकला और बिना किसी की परवाह किए तेजी से बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच उसे रोड के किनारे बने हुए बेंच पर बिठाकर उसकी जांच करने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति के सर और उसके घुटनों पर इस समय हल्की फुल्की चोट लगी थी, जिनसे हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। ये देख रघुवीर तुरंत शिवांश को पानी लेकर आने को कहता है। शिवांश भी बैक सीट से तुरंत पानी की बोतल लेकर तेजी से रघुवीर के पास पहुंचा। इसके बाद वह लोग उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाने लगे। इतने में ही जय उस चोर को भी पकड़कर रघुवीर के सामने पटक देता है। बॉस ये रहा वो चोर। रघुवीर गुस्से से चोर को जमीन से उठाते हुए उसे बुरी तरह पीटने लगता है। रघुवीर के 2-3 मुक्के पड़ते ही उस चोर के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन रघुवीर उस पर बिना कोई दया दिखाए लगातार उसे पीटते रहता है, जिस वजह से वो चोर धम से सड़क पे गिर गया। लेकिन जैसे ही रघुवीर उसे और मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा लगा और फिर एक लड़की गुस्से से रघुवीर पर चिल्लाते हुए बोली, हाउ dare you stop the traffic in the middle of the road and beat such an innocent person? It seems you have no fear of the police or the law that you are beating people so openly. Goons like you always threaten and assault people like this. I will not let you do anything like this to this man. इतना कहकर वह लड़की रघुवीर को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखती है और फिर आगे बोली, शक्ल और पहनावे से तो तुम किसी बड़े परिवार के लगते हो, लेकिन मैं तुम जैसे अमीर जादों को बहुत अच्छी से जानती हूँ, जो अपनी गलती होने के बाद भी छोटे गरीब मासूम लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं।
रघुवीर से इतना कहकर वह धीरे धीरे चलते हुए उस चोर के पास पहुंचती है और तुरंत एक ऑटो रोककर उस चोर को उसमें बिठा देती है और फिर रघुवीर के सामने अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और गुस्से के साथ सख्त लहजे में बोली, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें इसे जान से मारने के केस में अंदर करवा दूं, तो चुपचाप इसे इसकी दवाइयों के और जो तुमने इसे इतनी बुरी तरह पीटा है इसके पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे घूर कर देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से शॉक में था। उसका एक हाथ अब भी अपने उसी गाल पर रखे हुए था जिस पर अभी अभी उसके सामने खड़ी लड़की ने थप्पड़ मारा था। वहीं बेंच पर बूढ़े आदमी के पास खड़े शिवांश और जय तक उस लड़की की इस हरकत से दंग रह गए थे और उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। उनके लिए यह पहली बार था जब किसी ने रघुवीर को तमाचा मारा हो और उस पर कोई चिल्ला रही हो। वह दोनों तो इस पूरे इंसिडेंट में ये तक भूल गए थे कि वह लोग इस बूढ़े आदमी की हेल्प करने के लिए ही उस चोर को पकड़कर उसे सजा दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर बस हैरानी के साथ अपने गाल पर हाथ लगाए हुए अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह जम गया था। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की रघुवीर के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, हे यू मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते ना तो चुपचाप पैसे निकालो और इस आदमी को दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे। लेकिन रघुवीर तो अब भी किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर ही जमा हुआ था। ये देख वह लड़की गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है और तुरंत उसकी बैक पॉकेट से उसका पर्स निकाल कर सीधे ऑटो रिक्शा के पास पहुंचती है और वॉलेट में जितने भी रुपए थे वह सभी निकालकर उस चोर के हाथों में पकड़ा कर बोली, ये लो, ये पैसे पकड़ो और तुम्हें जो भी चोट लगी है उसका अच्छी से इलाज करवा लेना और बाकी के पैसे अपने पास रख लेना। तुम्हें ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं वह चोर तो अब लगातार घबराहट के साथ रघुवीर की तरफ डर भरी नजरों से देख रहा था। उसे ऐसे डरते हुए देखकर वह लड़की चोर से बोली, देखो, तुम्हें इस आदमी से इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसने कभी भी तुम्हें कुछ भी किया तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं एक वकील हूँ। अगर यह आदमी तुम्हें दोबारा परेशान करता है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं इसे ऐसी ऐसी धारा में फंसाऊंगी कि यह पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर ही लगाता रह जाएगा। ये लो, ये पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। इतना कहकर वह उसके हाथों में वह सारे पैसे जबरदस्ती थमा देती है और उस ऑटो ड्राइवर से कहती है, भाई साहब, आप ही नहीं लेकर सीधा हॉस्पिटल जाओ और उनकी अच्छी से मरहम पट्टी करवा देना। वहीं दूसरी तरफ वह ऑटो ड्राइवर भी घबराहट भरी नजरों से सड़क पर अपने गाल पर हाथ रखे रघुवीर की तरफ ही देखे जा रहा था। भले ही वह लड़की रघुवीर के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वह कौन है, लेकिन वह ऑटो ड्राइवर तो बहुत अच्छी से जानता था कि आखिर रघुवीर राठौर कौन है। उसे इस तरह घबराहट के साथ रघुवर की तरफ देखते हुए देख वह लड़की उसे हिम्मत देते हुए कहती है, अरे रिक्शा वाले भैया, आप भी इस मावली अमीर जादे से डर रहे हो। आपको इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यह आप दोनों में से किसी को कुछ भी करने की कोशिश करता है तो आप मेरे पास आ जाना, ये लो मेरा कार्ड और जाओ यहाँ से आप। इतना कहकर वह लड़की अपना कार्ड ऑटो ड्राइवर को थमा देती है और उसे जाने के लिए बोली। वही वह ऑटो ड्राइवर जब देखता है कि रघुवीर ने उसे कुछ भी नहीं कहा तो वह तुरंत ऑटो लेकर वहां से तेजी से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की एक बार फिर पलटकर रघुवीर के पास आती है और उसे उंगली दिखाते हुए धमका कर बोली, देखो, अगर मैं चाहती ना आज जो तुमने किया यहाँ पर उसके लिए मैं तुम्हें लंबे समय के लिए अंदर करवा सकती थी, लेकिन ये तुम्हारी मेरे सामने पहली गलती है, इसीलिए जाने दे रही हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा ऐसा कुछ करते दिखे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बता दे रही हूँ। मेरा नाम सिया बजाज है और मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। अगर तुमने अगली बार कुछ ऐसा करने की कोशिश की ना तो तुम्हें ऐसे ऐसे केस में अंदर करवाऊंगी ना कि तुम्हें बेल तक नहीं मिल पाएगी, समझे। माइंड इट। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वह पलटकर वहां से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद भी रघुवीर तो अब भी अपने गालों पर वैसे ही हाथ रखे किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर ही जमा हुआ था। वही जय और शिवांश जो दूर से ये सब देख रहे थे वह अपने सामने का नज़ारा देख इतना हैरान हो गए थे कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा क्या वह सच है। शिवांश बड़ी मुश्किल से जय सवाल करते हुए बोला, जय भाई, क्या मैंने जो अभी देखा वह सब सच है? क्या सच में भाई को एक लड़की ने थप्पड़ मारा और उसे धमका कर चली गई? वही उसका सवाल सुनकर जय भी उसी के जैसी टोन में बोला, शिव, लगता तो यही है, सच में उस लड़की ने बॉस को थप्पड़ मारा। इतना कहकर वह आगे बोला, लेकिन ये लड़की आखिर थी कौन? जिस आरवी राठौर के नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड तक कांपता है उसे एक लड़की धमकी देकर चली गई। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहने पर शिवांश जय से आगे सवाल करते हुए बोला, लेकिन जय भाई, ये लड़की आखिर थी कौन जिसने भाई को थप्पड़ मारने की और उन्हें धमकी देने की हिम्मत की है?
भाई के सामने तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन ये तो सीधा उन्हें धमका कर चले गई। जिस पर जय अपने दोनों कंधे उचकाकर जवाब देते हुए बोला, पता नहीं, मैंने भी आज तक इस लड़की को कभी नहीं देखा। उसका ये जवाब सुन शिवांश ने एक नज़र रघुवीर की तरफ देखा, जो अब भी वैसे ही अपने एक गाल में हाथ रख कर खड़ा था, और फिर वह उस दिशा की तरफ देखने लगा जहां वह लड़की गई थी। उस तरफ देखते हुए वह खुद से बोला, मैंने आज तक भाई को इस तरह से धमकाते हुए किसी को भी नहीं देखा है, और जिन लोगों ने भी ऐसी गलती करने की कोशिश की है, भाई ने उन्हें तुरंत ही उनकी औकात दिखा दी थी। लेकिन इस लड़की के सामने तो भाई किसी मासूम बच्चे की तरह खड़े रह गए। ये लड़की सच में मेरे राक्षस भाई तक को शांत रखने में कामयाब रही। लगता है ये लड़की ही भाई को हैंडल कर सकती है। मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा कि यह आखिर कौन है। मेरे भाई के लिए इनसे अच्छा पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता, जो भाई को भी खामोश कर दे।